फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का यहाँ पे 50 MBBI लघु उत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे हम लोग क्लास करा रहे थे, ठीक है। तो जिनमें यहाँ पे हम लोग जो है ना 50 MBBI सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण है शॉर्ट टाइप प्रश्न का यहाँ पे तीसरा पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% यहीं से आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये अगर आप 50 BBI लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में यही मतलब 50 BBI लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज से आने वाला है, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं। विज्ञान का यहाँ पे लगभग 4 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 3 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे हम लोग तीसरा पार्ट को लेके आ चुके हैं। इस वीडियो को भी जल्दी से आप फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पे और भी क्लास हो सके शानदार, और यहाँ पे क्लास को जल्दी से स्टार्ट भी किया जाए, ठीक है। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में भी देख सकते हैं 2011 से 2022 तक पूछे गए जो प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आते हैं, उसी प्रश्न को आज की इस क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये सामाजिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे 2 पार्ट को तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, 2023 के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो चलिए दोस्तों इसका शानदार डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि आतंकवाद निश्चित लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ठीक है। आतंकवाद जो है ना दोस्तों निश्चित लोकतंत्र के लिए चुनौती है। किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बड़ा ही अभिशाप है, ठीक है। किसी भी देश के लिए आतंकवाद जो होते हैं दोस्तों बड़ा ही अभिशाप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह विकास के कार्य में बहुत बड़ा बाधा डालता है ना। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लोकतंत्र चलता है तो आतंकवाद नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आतंकवाद चलता है जिस भी देश में, तो यहाँ पर लोकतंत्र बाधित हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं चल सकता, हरगिज नहीं चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लोकतंत्र एक स्थिर शासन का पहचान है। लोकतंत्र जो होते हैं ना दोस्तों एक स्थिर शासन का पहचान है, जबकि आतंकवाद अस्थिरता का। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आतंकवाद कब कहाँ क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब कब कौन सा देश में आतंकवाद आ जाए कहना मुश्किल है, कब कहाँ क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि भारत आतंकवाद से ग्रसित देश, यानी कि भारत जो ना दोस्तों प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आतंकवाद आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बड़े बड़े देश इससे परेशान है, बहुत बड़े बड़े देश इससे परेशान है। किससे दोस्तों? आतंकवाद से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका, इसी के लिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरह का आपको डेफिनेशन लिख देना है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना दोस्तों फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हरित क्रांति क्या होता है उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में इसका कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई की सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगे हैं, ठीक है। सोना कहने का अर्थ है कि एक से एक फसल उपज अच्छी खासी होने लगे भारतीय कृषि में।
तो कैसे दोस्तों, जैसे कि देखिएगा नई प्रजातियों की फसल लगाकर, नया नया प्रजाति का फसल लगाते हैं, हाइब्रिड फसल लगाते हैं, ठीक है, नए नए प्रजाति का फसल लगा करके, और यहाँ पे सिंचाई की सुविधा और आधुनिक कृषि का उपकरण का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। ठीक है, कृषि में आई इस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस में पड़ा है, गेहूं पे पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सा देश में पड़ा है, मतलब कौन सा फसल में पड़ा है, तो गेहूं पर पड़ा है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों श्वेत क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस में पड़ा है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे लिखा होगा दूध। ठीक है, वहाँ पे दूध में आपको टिक आउट कर देना है। तो यहाँ पे हरित क्रांति क्या होता है दोस्तों, भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई की सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगे हैं। कृषि में आई इस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस में पड़ा है, गेहूं पे पड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित यानी कि मिक्सचर यहाँ पे अर्थव्यवस्था बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अस्तित्व हो। ठीक है, तो मिश्रित मतलब क्या होता है, जिसमें पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो, दोनों शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मिलकर चलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, काफी संक्षेप यहाँ पे डेफिनेशन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अस्तित्व होता है, अर्थात जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ चल करके, एक साथ मिल करके उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को मुक्त करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को मुक्त करके क्या बनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया। और दोस्तों अपना देश भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारत देश है, तो भारत कौन सा देश है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य क्यों है। ठीक है, यानी कि जो कपास के उत्पादन होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं दोस्तों, गुजरात में होते हैं और महाराष्ट्र में होते हैं, तो ये सबसे आगे क्यों है वही आपको बताना है ना। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो गुजरात में। ठीक है, तो काली मिट्टी सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये मिट्टी काफ़ी उर्वरक मिट्टी होती है। ठीक है, मतलब खाद वाला मिट्टी होती है काफ़ी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये अशुष्क क्षेत्रों में मतलब यह अशुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है ना। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कपास का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो गुजरात राज्य में होता है। और दोस्तों कपास का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यही कारण है कि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र एवं गुजरात अग्रणी है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर से क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखेंगे, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित उद्देश्य है। मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य है दोस्तों, निम्नलिखित उद्देश्य है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में किसकी स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुस्लिम लोगों की हितों की रक्षा करना था। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने रखी थी। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों साफ साफ कि इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने रखी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकार सेवा में उचित स्थान दिलाना था। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो मुस्लिम लीग है ना दोस्तों, इसकी उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों को सरकार सेवा में उचित स्थान दिलाना था तथा न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। ठीक है, और विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसलिंग में उचित जगह मिलाना। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। फटाफट से बताइए दोस्तों, सरकारी सेवा किसे कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस जिसको हम लोग कहते हैं। तो सरकारी सेवा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जब देश या राज्य की सरकार, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। ठीक है, तो और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा क्या होगा दोस्तों? जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनमें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सैन्य सेवा हो गया। सरकारी सेवा के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? सैन्य सेवा आते हैं, शिक्षा सेवा आते हैं, स्वास्थ्य सेवा आते हैं, वित्त, बैंकिंग, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा, वित्त, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य सेवा, सेना वाला सेवा, ये कौन सी सेवा है दोस्तों? सरकारी सेवा है। ठीक है, सरकारी सेवा है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? ठीक है, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि कृषि जनित उद्योग किसको कहेंगे? कि ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र में कच्चा माल आता है। ठीक है, जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र में क्या आते हैं दोस्तों? कृषि क्षेत्र से क्या आते हैं? कच्चा माल आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चीनी उद्योग हो गया, टमाटर हो गया, सॉस उद्योग हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? मतलब कृषि जनित उद्योग का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैश्वीकरण को डेफिनेशन करना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना, मतलब किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो वैश्वीकरण किसको कहेंगे? कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इस व्यवस्था में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? भेज सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं ना। मतलब किसी भी देश के इस व्यवस्था में क्या होते हैं कि वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं आता, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होता है ना। आप यहाँ पे इजीली किसी भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व बाजार एक प्रकार का अर्थव्यवस्था हो जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराया कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमबीबीए क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, वही आपको बताना है ना। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, मतलब जिम्मेवार कारक कौन सा, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं सुखाड़ के लिए? तो देखिएगा दोस्तों, वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, तो इससे भी क्या होती है दोस्तों? सुखाड़ आती है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, घरेलू ईंधन जलाने पर भी उत्पन्न वायु प्रदूषण होता है, इससे वर्षा वगैरह नहीं होती है। ठीक है,
इससे भी क्या होती है दोस्तों, सुखाड़ आती है। और देखिएगा तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि, भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है तो इससे भी सुखाड़ आती है, अधिक से अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। इससे पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा सुखाड़ आती है, ठीक है, भूमंडलीय पर। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अनियमित वर्षा होती है। अनियमित मतलब ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, ठीक है। नियमित जैसा वर्षा होना चाहिए वैसा वर्षा नहीं होती, उससे कम वर्षा होती है, तो इससे भी सुखाड़ का सामना करना पड़ता है किसान को। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण नहीं होना, और सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है कि वर्षा जल का संग्रहण नहीं करना। अगर आप वर्षा को इकट्ठा नहीं करते तो इससे भी क्या होती है दोस्तों, सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सभी पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त मतदान क्या है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त मतदान क्या होती है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मतदाता यानी कि जो वोट देगा, ठीक है, वोटर जिसको कहते हैं। तो मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मतदान देना, यही क्या होता है दोस्तों, मतदान। मतलब मतदान गुप्त का, इससे क्या होता है, मतदान गुप्त रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मतदान गुप्त कहते हैं। तो यहाँ पे मतदान गुप्त किसको कहेंगे, मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी चुनाव पर बटन दबाकर अपना मतदान देना, यह मतदान गुप्त रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मतदान गुप्त मतदान कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान 50 MBBI सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आपको जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की पश्चात ही आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्त यारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।